बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतलाइन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक की तरह नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज भी नया टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आए हैं। और ये नया टॉपिक इस तरह का टॉपिक है, अमूमन हम देख रहे होते हैं फीमेल के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और बीइंग अ फीमेल उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो इसी नोयत का टॉपिक है कि इसके अंदर हम फीमेल्स के हवाले से बात करेंगे कि उनके इंटरनली इशूज़ क्या क्या होते हैं और क्या क्या डाइट प्लान जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम फीमेल को देख रहे होते हैं कि इंटरनली काफ़ी इश्यूज जो है वो क्रिएट होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके फीमेल को काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका डाइट जो है वो स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होता है और साथ ही साथ रूटीन काफ़ी डिफरेंट होती है। उसकी वजह से बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और साथ ही अगर हम एक शादीशुदा फीमेल की बात करें तो कंसीव करने के मामला से लेकर जो मिसकैरेज के मामला होते हैं वो बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुँच चुके हैं। तो इस तमाम चीज़ों के ऊपर आज प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे इन तमाम चीज़ों का जो है वो सवालात का जवाब ले सकें और जान सकें कि इन तमाम चीज़ों की प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो मेरे साथ जो आज प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सहर। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर, जो पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं। सर, पहले तो ये बताएं कि गायनेकोलॉजिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया और ये क्यों सोचा कि यही पेशा अपनाना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि शुरू से ही मुझे गायनेकोलॉजी में इंटरेस्ट था। सेकेंडली ये कि फ़ीमेल रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो एक फ़ीमेल ही ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। तो इन सारी रीजंस की वजह से मुझे गायनेकोलॉजी में इंटरेस्ट था और मैंने सोचा कि क्यों ना अपना कैरियर आगे इसी में परसू किया जाए। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। और जिस तरीके के फ़ीमेल के आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी इश्यूज़ जो है वो क्रिएट होना शुरू हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो बताएं कि क्या वजूहात है। यानी फ़ीमेल जो है वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि रोज़ नए नए इशू में मुब्तला हो रही हैं। इंटरनली कोई वजूहात होती हैं जिस बेसिस के ऊपर जो है वो ये तमाम चीज़ें होती हैं? एक चीज़ तो ये होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो ना लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। फीमेल्स के अगर कोई इश्यूज़ भी होती हैं तो वो उसको ओपनली डिस्कस नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ ये कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ एनीमिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर वो फीमेल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो एनीमिया की वजह से इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाती है या फिर वो कंसीव ही नहीं कर पाती। तो अपनी डाइट का ख्याल रखना या फीमेल्स के साथ जो भी इश्यूज हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, तो उसके लिए उनको कंसल्ट करना चाहिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, या प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए टाइमली। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। अभी भी हम अगर देखें तो गांव देहातों की बात करें तो वहाँ पर जो है कि शर्म का बाइस समझा जाता है। फीमेल के इंटरनली अगर कोई भी इश्यूज सामने आते हैं तो भाई या जो है ना कहते हैं कि बाप वगैरह इन सब से डिस्कस नहीं किया जाता, इतनी अवेयरनेस वहाँ पर नहीं है। लेकिन मीडिया कैंपेन के थ्रू आउट हम इस चीज़ को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयर कर रहे होते हैं। लेकिन और इन तमाम चीज़ों को अवेयरनेस देने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए आपके ख्याल में? मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। मीडिया के थ्रू तो अवेयरनेस उन तक जाती है, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से गांव वगैरह में लेडी हेल्थ वर्कर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि वो खुद से अप्रोच करें और जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनको बताएं कि उनके क्या डाइट प्लान होना चाहिए। और इसके अलावा लेबॉर्ट्री वर्कअप उनका टाइमली हो सके, कि वो सारी चीज़ें अप्रोचेबल, एक्सेसिबल हो उनकी तरफ, कि वो जाएं और अपने वर्कअप वगैरह करा सकें। सही। चलें, ये तो तमाम चीज़ें अवेयरनेस से मुतालिक हो गई। अगर हम बात करें एक नॉर्मल जो है लड़की की, तो इंटरनली इश्यूज क्या क्या आते हैं उसको? बिल्कुल, अगर आप यंग लड़की से शुरू करें तो सबसे पहले तो यही कि जब उनकी मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो किस तरह के मेंसेस हैं, क्या रेगुलर हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा हमारी यंग लड़कियों में क्या देखा जाता है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस का इसमें रोल होता है। फेस पे एक्नी हो जाना, ऑयली स्किन हो जाना और वेट गेन होना। डाइट कैसी है उनकी, क्या वो एक अच्छी डाइट ले रही हैं? बहुत ज़्यादा जो शुरू में यंग लड़कियां होती हैं, स्कूल गोइंग एज में होती हैं, यहीं से आपकी जो ना मतलब ब्रॉटअप होता है कि आप कैसा अपना हेल्थ प्लान कर रहे हैं और आगे जाके आपका कैसा मतलब हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी नज़र में कैसे मैनेज करना चाहिए? यानी जैसे कि आपने बताया कि तमाम डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं स्कूल गोइंग एज से ही, तो उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए? ऐसे मेंटेन करना चाहिए कि हेल्दी डाइट लेना चाहिए, आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ फैटी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो लो फैट और मतलब एक अच्छी डाइट, मतलब आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आजकल मौसम के फलों में एप्पल आ रहा है, स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, मीट का एक मिकदार में इस्तेमाल करें। कुछ लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो इससे आपका आयरन इंटेक आपका बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। जंक फूड से ये हो जाता है कि आपकी
फिर वो आपका हेल्दी फूड फिर आप नहीं लेते, ठीक है। तो ये हमारे यंग एज लोगों में ये चीज बहुत देखी गई है कि उनको जंक फूड में बहुत इंटरेस्ट होता है। वो ये तो कॉमनली चीज है, क्योंकि जिस तरह के आप यंग यूथ को देखें तो वो घर का खाना खाना पसंद नहीं करते। वो यही कहते हैं कि हम जो है ना वो जंक फूड खाएंगे, पिज्जा ऑर्डर कर लिया, बर्गर्स मंगवा लिए, फिजी ड्रिंक्स पी ली। तो ये कॉमनली जो है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, एक पार्ट बन चुका है, जिसको हम लेकर अपना कर जो है वो चल रहे हैं। और उसी बेसिस के ऊपर जो है वो सारी हमारी जो कहते हैं ना जिंदगी की लाइफ जो है वो उसी साइकिल पे डिपेंड कर रही है। तो उस तरह से जीने में, और पिछली तरह से हम जैसे बात करें जो हेल्दी लोग जीते थे, जो हेल्दी डाइट लेते थे, उनमें और आज की जनरेशन में कितना फर्क है? बहुत फ़र्क आ गया है आज की जनरेशन में। मतलब अगर आप स्कूल में देखें, यूनिवर्सिटीज़ में देखें, तो बस जो कैंटीन में अवेलेबल है वही वो लोग चीज़ें खा रहे होते हैं। इनका मिल्क इंटेक, कैल्शियम इंटेक और आयरन इंटेक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। और अगर आप इसमें देखें, घर वालों का भी रोल है कि वो ऐसी चीज़ें ना बनाएं, जैसे ऑयली चीज़ें ना बनाएं। जैसे पराठे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, पराठे ना खाएं, आप एक हेल्दी फूड खाएं। आप एग का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, रूटीन में, गोश्त का इस्तेमाल करें, जो मौसम के फल हैं वो खाएं। तो पुराने लोगों का भी इसमें रोल है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यंग जनरेशन के इश्यूज आ रहे हैं। उनको गाइड करना, उनको समझाना पुराने लोगों का काम है। तो बिल्कुल, अब तो पुराने लोग भी हमने देखें कि रंग में रंगना शुरू हो गए ना, क्योंकि जिस तरह की अब कहते हैं ना, तो बिल्कुल अपने बड़ों को ही देख के बिल्कुल ऐसा ही है, रोल मॉडल्स होते हैं और घर से देखकर इंसान सीखता है। अच्छा, जैसे कि हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात कर रहे थे, मोस्टली मैंने लड़कियों को देखा या टीनेजर्स की अगर मैं बात करूं, जब स्टार्टिंग आती है उनकी साइकिल के जो है डेट्स आती हैं, तो उनमें होता है काफ़ी डिस्टर्बेंस देखी जाती है। और डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो है जो डॉक्टर्स हैं या जिसके पास वो जाती हैं, चाहे वो फिजिशियन हो चाहे वो कंसल्टेंट हो, जब वो जाती हैं तो वो मेडिकेशन पे ले आते हैं। और मेडिकेशन जब इस्तेमाल करना शुरू करता है कोई भी फीमेल या कोई भी यंगस्टर मैं बात करूँगी यंग लड़की की, तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज होना शुरू हो जाती हैं। तो मेडिकेशन पे जाना क्या आपकी नज़र में दुरुस्त है? फौरन मेडिकेशन पे जाना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसे करना चाहिए कि जो यंग लड़कियां होती हैं उनके साइकिल्स मतलब आप देखें तो 30 to 40% में डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो शुरू हो रहा होता है उनका साइकिल, ठीक है। उसको अपनी रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब साइकिल की नौयत पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे साइकिल है। मे बी कि वो एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो रहे हो, मतलब वो साइकिल जिसमें ओव्यूलेशन ना हो रही हो, मतलब फीमेल्स में अंडे ना बन रहे हो यंग एज में, इस वजह से साइकिल की डिस्टर्बेंस और ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। वेट एंड वॉच करना चाहिए आपको। आप उन लोगों को कहें कि आप अपनी डायरी बनाएं, आप अपनी डायरी में लिखें कि ये साइकिल आपको किस डेट को आया और ये साइकिल आपका कितने डेज तक चला। इनिशियली अगर आप इसको छोड़ दें तो कभी कभी वो खुद ही रेगुलर हो जाता है, ठीक है। फिर बाय द टाइम अगर वो रेगुलर नहीं होता तो आप उसका फिर वर्कअप कराएं, हार्मोनल वर्कअप। फिर देखें कि मतलब आपका अंडरलाइंग फैक्टर क्या है, कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब है। अगर आपको लगता है कि वाकई किसी हार्मोन की डिस्टर्बेंस है तो ठीक है, आपको उसको करेक्ट करना चाहिए उस हार्मोन को अकॉर्डिंगली। या आपको लगता है कि उनका वेट ज़्यादा है तो वेट पे वर्क ऑन करें, कि उनको एक्सरसाइज एडवाइस करें, हेल्दी डाइट एडवाइस करें, तो इससे भी रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों से, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर आपका नहीं मेंटेन हो रहा, देन यू कैन गो फॉर मेडिसिन। फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं कि लेटर ऑन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके कंसीव करने के अमल में रुकावट बनती है। अच्छा जी, यानी आगे जाके नुकसान भी दे सकती हैं। अगर आप उन मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो वो आपके कंसीव करने के अमल पे इफेक्ट करती है। अगर आप स्टॉप कर दें तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि आप उसको स्टॉप करते ही विद इन अ मंथ और 2 मंथ यू कैन कंसीव। अच्छा, यही पॉइंट मैं आपका जो है वो रेस करूंगी। जैसे कि आपने कहा कि मेडिकेशन पे अगर आप जाते हैं तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप कंटिन्यूसली मेडिकेशन के ऊपर हैं, लेकिन अगर आप स्टॉप करते हैं तो फिर कंसीव हो जाता है। लेकिन मेजॉरिटी हमने देखा है कि जब यंग लड़की होती है या स्कूल गोइंग लड़की होती है और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्टिंग में होती है तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स भी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रोइंग एज आती है और वो ग्रो होती जाती है तो तब भी हमने देखा कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है वो डिस्टर्बेंस आती है, और उसकी वजह से अगर टाइमली मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती तो आगे जाके कंसीव करने में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट आती है। और साथ ही अगर डॉक्टर की बात करूं तो वो उसको मेडिकेशन पे लगा देते हैं कि आपकी कंटिन्यूसली साइकिल को रिटेन करने के लिए वो मेडिकेशन ज़रूरी है। देखिए, बात ये है कि सबसे पहले अगर पेशेंट हमारे पास आए तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू वांट। आप अपना साइकिल रेगुलर करना चाहते हैं कि आप कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, ये एक ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर वो ऑप्ट करती है कि आई वांट टू इम्प्रूव माय साइकिल, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हेडेक होता है पेशेंट्स के लिए कि उसके साइकिल्स रेगुलर नहीं है, किसी भी टाइम आ जाते हैं महीने में,
तो ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कहते हैं मतलब लोगों का ये भी इशू होता है कि हम प्रॉपर्ली नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, ये भी इश्यूज होते हैं। तो अगर उनके साइकिल्स रेगुलर करने हैं तो उसके लिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन ही हैं। फिर उनको बताते हैं कि देखिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन हैं, यू कैन नॉट कंसीव ऑन इट, ठीक है। लेकिन अगर वो कंसीव करने के हवाले से आती हैं तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन ऐसी भी होती हैं कि आप उसको स्टॉप करें तो विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स यू कैन कंसीव। कंसीव करने का एक अलग ही वर्कअप है जिसमें ना सिर्फ फीमेल को देखा जाता है, मेल को भी देखा जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया तो आपने बताया कि ज़ाहिर कंसीव एक अलग मरहला है और इससे पहले का जो मरहला होता है वो फीमेल ज़ाहिर है उसके अंदर सरवाइव कर रही होती है और फीमेल के साथ इंटरनली भी काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। और वो इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, एक हेल्दी फीमेल की मिसाल क्या क्या हो सकती है, उसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, वो मैं डॉक्टर सहर से पूछूंगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए हेल्थ टॉक। है और डाइट को किस तरीके से आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी के अंदर आपका जो दारोमदार डिपेंड करता है वो डाइट के ऊपर करता है। क्योंकि अगर आप ग़िज़ा अच्छी नहीं लेंगे तो आपके जो अंदर इंटरनली मामलात हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे। तो ग़िज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम बाहर की चीज़ों को अपना रहे होते हैं या बाहर का फूड जो हम खा रहे होते हैं उसकी वजह से हमें नहीं पता लगता कि इंटरनली हमारे साथ कितने मामलात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो ये आज का मैसेज ये है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये है, चाहे वो लड़के हैं या वो लड़कियाँ हैं, तो बाहर का खाना जितना भी है वो अवॉइड करें, कोशिश करें हेल्दी डाइट लें ताकि इंटरनली मामला जो है वो बेहतर हो सकें। अच्छा डॉक्टर सर, जैसे कि अभी मैं बात करने जा रही हूँ वो ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो कि और नॉर्मली हम देख रहे हैं कि रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बेऔलादी का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बेऔलादी की वजह से जो है आप देख रही होती हैं घर में झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुँच जाती हैं। तो ये जो इनफर्टिलिटी की बात होती है या रेशो अगर मैं काउंट करूँ तो फीमेल का रेशो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए दोनों का 50-50% है। जो हमारी रिसर्चेस कहती हैं वो यही कहती हैं फीमेल का भी 50%, मेल का भी 50%। अब असल में बात ये होती है कि वर्कअप पे क्या डिटेक्ट होता है। हमारे यहाँ फीमेल्स तो अपना वर्कअप करा लेती हैं लेकिन मेल्स में मेजॉरिटी में देखा गया है कि वो अपना वर्कअप नहीं कराते। तो इसलिए जो हमारे पास नज़र आता है ज़्यादा वो यही नज़र आता है कि फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिटेक्ट हो रहे हैं और मेल्स वर्कअप नहीं कराते हैं। कभी कभी वो करा भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फीमेल्स में आपके क्या फैक्टर्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी की तरफ जाते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस होना, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होना, या फिर यूट्रस में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होना, फाइब्रॉइड्स का होना, ये सारे इश्यूज, या ट्यूबल ब्लॉकेज, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। मेल्स में यही है कि मेल्स का भी प्रॉपर एग्जामिनेशन और प्रॉपर वर्कअप होना चाहिए और मेल को भी किसी यूरोलॉजिस्ट को प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए क्योंकि मेल्स में भी अंडरलाइंग फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी रीज़न हो सकता है। और मेल्स के अपने कोमॉर्बिड्स लाइक डायबिटीज़ कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की 50-50 रेशो है, लेकिन मैंने जो रेशो देखा वो फीमेल्स का ज़्यादा पाया गया। या तो ये होता है कि ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा खेला जाता है कि मर्द जो है वो ये एक्सेप्ट करने में जो है ना वो काफ़ी कहते हैं ना वो उस चीज़ पे आता ही नहीं है कि मैं जो हूँ इनफर्टाइल हो सकता हूँ। फीमेल की जानिब से अगर देखा जाए तो उसको ज़्यादा ब्लेम किया जाता है कि तुम जो हो माँ नहीं बन सकती। तो ये तमाम रेशो जो होता है आपके पास जो केसेस आते हैं वो किस नौयत के केसेस आते हैं? मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ फीमेल्स का वर्कअप ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फीमेल्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं और एक उनकी अपनी तरफ से भी फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा होता है कि आप जाएं, आप अपना एग्जामिनेशन कराएं, इन्वेस्टिगेशंस कराएं। मेल्स में बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि अंडरलाइंग फैक्टर उनमें भी हो सकता है। तो इसीलिए अक्सर मेल तो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमें तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करानी ही नहीं है, हमें कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर इस वजह से मेल्स में कम देखा जा रहा है, अगर वो भी अपना वर्कअप कराएं तो उनके वर्कअप में भी इश्यूज निकलते हैं। तो इस तरह के जो केसेस हैं उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है? काउंसलिंग से। हम उनको यही कहते हैं कि आप भी आएँ और आपके हस्बैंड भी आएँ, दोनों आएँ, दोनों को बिठा के हम काउंसिल करते हैं, समझाते हैं कि फीमेल्स में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और उनका सारा हम वर्कअप बताते हैं कि कोई उनमें इशू है तो वो भी एक्सप्लेन करते हैं। मेल्स को बताते हैं कि देखें आपकी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपका जो है जरासीम का एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है और अगर आपका कोई इन चीज़ों में एबनॉर्मलिटी नज़र आती है तो फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि नाउ यू शुड कंसल्ट विद यूरोलॉजिस्ट ताकि आपका और बेहतर तरीके से मुआयना हो सके
और देखा जा सके कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, तो दोनों की अगर मैं बात करूं, अगर मेल की इनफर्टाइल होने की बात करूं या फीमेल की इनफर्टाइल होने की बात करूं, तो जब वो आते हैं आपके पास तो क्या टेस्ट होते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एक तो ये कि अगर फीमेल मेल हम दोनों को अलग अलग करें, सबसे पहले मैं फीमेल को लेके चलती हूँ। फीमेल से पूछती हूँ कि उनकी शादी को कितना टाइम हुआ है, ठीक है, और फिर इसके अलावा क्या वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हैं, ठीक है, इसके अलावा उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है, रेगुलर है कि नहीं है, अगर इरेगुलर है तो उसके फर्दर वर्कअप कराते हैं, सारे हार्मोनल एनालिसिस कराते हैं, थायराइड का टेस्ट हुआ, या फिर उनको कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला तो नहीं है। जैसे यंग लड़कियों में देखा गया है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला तो नहीं है। ये हमारा सारा फीमेल का वर्कअप है। या फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि यूट्रस में कोई बच्चेदानी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, फाइब्रॉइड किसी ऐसी जगह पे तो नहीं है जैसे कि बच्चेदानी के मुंह पे हो जो कि ब्लॉक कर रहे हो कि आगे जो है कंसीव करने में मसला हो, या ट्यूबों के मुंह पे तो नहीं है कि जो अंडे ट्रांसफर होने में वहां पे मसला हो रहा हो। तो ये सारी चीजें हम फीमेल में कराते हैं। और इसके अलावा एक और एडवांस टेस्ट कराते हैं जिसको हम स्टेरोसल्फेंजोग्राम कराते हैं, जिसमें एक डाई डाल के हम देखते हैं कि बच्चेदानी पूरी उनकी ओपन है, खुली हुई तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है उसमें। इसी तरह मेल के टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 2 होते हैं। एक तो ये कि उनका पूरा हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन, कोई कोमॉर्बिड्स तो नहीं है, कोई डायबिटीज तो नहीं है मेल का, मतलब और इसके अलावा मेल के एनालिसिस, जरासीम के एनालिसिस कराते हैं। ठीक है। और अगर मैं इनफर्टाइल कपल की बात करूं और अगर वो दोनों कपल जो है वो इनफर्टाइल हैं और डॉक्टर्स ने जो है वो उनको डायग्नोज कर दिया कि यू आर इनफर्टाइल, तो क्या आप क्या समझती हैं कि आगे इन फ्यूचर चांसेस होते हैं कि अगर वो अपना ट्रीटमेंट बेहतर करवाएं या ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो वो दोबारा कंसीव कर सकते हैं या माँ बाप बन सकते हैं? देखिए आजकल तो मतलब ये कि अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास कंसर्न करे तो हमारा तो रोल ही यही है कि किसी भी चीज़ को ऐसे ना बोलें कि नाउमीदी ना दें हम किसी को, ठीक है। तो जो अंडरलाइंग फैक्टर है वी शुड करेक्ट इट। अगर हमें लगता है कि इट्स ट्रीटेबल, ठीक है, आप उसको ट्रीट करें। हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ट्रीट करें। अगर आपको लगता है कि मतलब कोई पैथोलॉजी है, बच्चेदानी के अंदर कोई मसला है, कोई सर्जरी की वजह से वो इम्प्रूव हो सकती है, वो इम्प्रूव करें। मेल की भी चीज़ें ऐसी हैं कि इट कैन बी इम्प्रूव, ठीक है, अगर वो टाइमली कंसल्ट करें तो इट कैन बी इम्प्रूव। अच्छा, अगर लगता है कि इन तमाम चीज़ों से भी नहीं हो पा रहा तो आगे आजकल तो बहुत एडवांस्ड चीज़ें आ चुकी हैं कि आप इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं, जिसमें ये कि मेल के जरासीम लेके फीमेल के बच्चेदानी में इंजेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज का ऑप्शन आ चुका है और एडवांस्ड उसमें। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो आजकल बहुत है। लेकिन वही हमारी जो सोसाइटी की मेंटालिटी होती है, इससे पहले भी डॉक्टर आए थे, मैंने उनसे यही बात की थी कि हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी ये होती है कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे जाया जाए और इस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ के फंक्शंस पे जाया जाए तो वो इस्लामिक के अगेंस्ट जो है वो ये लोग समझना शुरू कर देते हैं और फतवे आ जाते हैं उसके ऊपर। तो ये भी अवेयरनेस देनी बड़ी ज़रूरी है कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं वो कितनी फ्रूटफुल हैं और इससे जो है वो कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो क्रिएट नहीं होता कि हमारे इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें तो मीडिया का रोल आ जाता है और इस तरह के प्रोग्राम्स का रोल आ जाता है कि हम इसमें अवेयरनेस पैदा करते हैं लोगों में। तो यही है कि आजकल तो ये अलाउ हो गया है और लोग इसकी तरफ काफ़ी आ भी रहे हैं और अच्छा रेट है, कंसीव भी कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपकी नज़र में जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ही तमाम चीज़ें की जा रही हैं, यानी एक हलाल तरीके से ये ट्रीटमेंट की जाती है। अच्छा, ये जिस तरह की ट्रीटमेंट की हम बात करें और इनफर्टाइल की हम बात कर रहे थे कपल्स की, अगर मैं दोबारा इनफर्टाइल कपल की बात करूँ तो जैसे कि अगर फीमेल है वो इनफर्टाइल है, उसको इनफर्टाइल कह दिया गया, लेकिन मेल परफेक्ट है, तो फीमेल की इनफर्टाइल की वजूहात क्या सामने आती हैं? फीमेल की इनफर्टिलिटी की वजूहात ये सामने आती हैं कि जैसे एक तो ये कि मैंने आपको बताया कि उनके एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हों, जैसे वो साइकिल्स जिसमें अंडे प्रॉपर नहीं बन रहे हो, ठीक है, या तो वो बन ही नहीं रहे हो या उनके जो है साइज सही ना हो, ये इश्यूज हो सकता है। और इसके अलावा मेंसेस इरेगुलर है जिसकी वजह से हम आगे देख सकते हैं कि इनका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। थायराइड के इश्यूज हैं तो उसको करेक्ट करना चाहिए। तो डाइट को किस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए? डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए प्रेग्नेंट पेशेंट्स तो मैं यही कहूँगी वो पेशेंट ही नहीं होते, वो तो एक हेल्दी फीमेल होती है। जो हेल्दी फीमेल होती है वही कंसीव कर पाती है। तो अगर आप कोई एक अच्छी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जैसे आपकी डाइट में आयरन का इंटेक अच्छा है, आप एक अच्छा डाइट मेंटेन किया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ नहीं है, आप ऑयली फूड्स नहीं खा रहे, आपका BMI अच्छा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स अच्छा है, नॉर्मल आपका नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है, आपने अपनी अच्छी हेल्थ मेंटेन की हुई, तो देन यू कैन कंसीव।
ठीक है, तो ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना, उनके लिए ये अवेयरनेस देनी लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मायूसी का शिकार होकर बैठ जाते हैं कि हम तो इनफर्टाइल हैं और इसकी वजह से जो है बे औलादी हमारे नसीब में है, मुकद्दर में, और इसका जो है ना हल नहीं निकल सकता। हालांकि अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो काफ़ी हद तक जो है वो टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान की ट्रीटमेंट ऊपर जा चुकी है। तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी देखा है, और आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपसे रेशो जानना चाहूँगी कि अगर इनफर्टाइल कपल्स आपके पास आते हैं और वो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप क्या समझते हैं कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वो वापस नॉर्मल अपनी ज़िंदगी के अंदर आ सकते हैं और बे औलादी से निकल कर औलाद की नेमत उनके पास पहुँच जाती है? हम इनफर्टाइल, सबसे पहले तो ये कि हम किनको लेबल करते हैं कि वो इनफर्टाइल है। अगर 1 ईयर तक हस्बैंड एंड वाइफ साथ रहते हैं और उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाते तो फिर हम उनको लेबल करते हैं कि सब फर्टाइल कपल कहते हैं। ठीक है, बाकी ये कि उनके वर्कअप पे डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग फैक्टर क्या है। देखें, अगर उनका अंडरलाइंग फैक्टर कोई कोमॉर्बिड्स हैं, लाइक थायराइड इशू है, तो इट्स ट्रीटेबल। अगर आप उसको ट्रीट कर लें तो 100% वो कंसीव कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप, डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट आप किस तरीके से दे रहे हैं। मेडिसिन पे देखें तो मेडिसिन ऐसी आ गई हैं कि जो कि आपके ओव्यूलेशन बेहतर बना देती हैं, जिससे कंसीव करने के चांसेस आपके 50% हो जाते हैं। इसके अलावा इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की मैंने जैसे बात की कि जिसमें जरासीम फीमेल के बच्चेदानी में इंजेक्ट करते हैं, उससे कंसीव करने के चांसेस 20 to 30% है। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF या ICSI कहते हैं, उससे जो देखा गया है रेशो, वो 30% रेशो देखा गया है। लेकिन इसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फीमेल की एज का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप एक अच्छी एज में, लेस देन 35 हैं, तो आपका रेशो और भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपने ये जो आपने एज फैक्टर की बात की है, तो एज फैक्टर बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जिस तरीके से फीमेल में भी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है रेशो को, अगर हम देखें तो रेशो यही बताता है कि मेल अगर जो है वो ज़्यादा एज का भी है तो इट्स ओके, लेकिन अगर फीमेल ज़्यादा एज की हो जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो कब तक की एज जो मैक्सिमम होती है कि आप उसमें समझते हैं कि इस एज तक जो है वो ट्रीटमेंट हो सकती है और इसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट करना जो है वो लॉस है? देखिए, बात ये है कि फीमेल में तो देखें, अगर आप 35 से कम पे कंसर्न, एक तो ये कि हमारी तरफ फीमेल्स जो हैं वो बहुत देर से रियलाइज करती हैं कि उनको इतना ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है, उनकी एज भी निकल चुकी होती है। तो लेस देन 35 में आपका अच्छा रेशो है फीमेल में। ठीक है, मेल्स में देखा गया है कि लेस देन 50 में आपका अच्छा रेशो है। मेल की भी एज जो है वो मैटर करती है, क्योंकि फिर वो आपके, जैसे फीमेल की एज आपके अंडों पे इफेक्ट करती है, ओव्यूलेशन पे इफेक्ट करती है, इसी तरह मेल की एज उनके जरासीम पे इफेक्ट करती है। ठीक है, यानी तमाम सिनेरियो तो आपने बताया कि बे औलादी के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। और जिस तरीके से इनफर्टाइल कपल्स की हम बात कर रहे होते हैं, बहुत ही मायूसी का शिकार होकर बैठ जाते हैं। तो आज जिस तरह की हम बातों को डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि कोशिश की जा रही है कि आपके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगाई जाए। और जिस तरीके से आप लोग कहते हैं ना, नाउमीदी करके बैठ जाते हैं और बिल्कुल बेयारो मददगार होकर बैठ जाते हैं कि अब हमारा जो है अल्लाह ही सहारा है, तो अल्लाह कहता है कि पहले दवा लो और दुआ भी ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आऊंगी, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक। हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन की, इनफर्टिलिटी के ऊपर बात की कि इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, और अभी भी हम उसी मौजू को लेकर चलेंगे क्योंकि ये ऐसा इशू है जो कि आजकल बड़ा रेज होता जा रहा है और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और जितने भी कपल्स इस वक्त देख रहे होंगे उनके लिए बड़ी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि नाउमीद होकर बैठ जाते हैं। नाउमीदी जो है वो कुफ्र है, वो जैसे कि हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है। तो उस तरह के फेस से बाहर निकल कर आएँ, और जिस तरह की ट्रीटमेंट आजकल पाकिस्तान के अंदर इन हो चुकी है, उस ट्रीटमेंट को जो है देखते हुए बहुत सारे इलाज जो है वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे बे औलाद जो कपल्स होते हैं उनको हमने माँ बाप बनते हुए भी देखा है और औलाद के नेमत से भी नवाजते हुए हमने उनको देखा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें उस वक्त पॉसिबल हो सकती हैं जब आप लोग जो है वो अपने मेंटल लेवल को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने फिजिकल लेवल को स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ही आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम इनफर्टाइल कपल्स की बात कर रहे थे और जैसे अभी मैंने एज फैक्टर की बात की थी, एज फैक्टर आपने जैसे कहा कि 35 बहुत प्रोलॉन्ग एज हो जाती है लड़की की और उसको ख्याल आता है कि उसको जो है ना ट्रीटमेंट करवानी है,
लेकिन मैंने आजकल का जो लाइफ स्टाइल देखा और जिस तरीके के हम आजकल की दुनिया में जी रहे हैं, तो हमने तो देखा कि लड़की 30 के बाद ही शादी करने को अपने आप को जो अहमियत देती है कि भाई 30 तक तो मेरा नाम मत लेना शादी करने का। तो 30 के बाद जो है वो शादी के फेज़ में आती है, फिर सोचती है कि मुझे शादी करनी है, उसमें 1 आध साल निकल जाता है। तो ये इतनी बड़ी एज करके जो शादियाँ होती हैं, क्या ये भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का? जी बिल्कुल, एज फैक्टर तो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया कि एज फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ मतलब एक होता है कि मेंसेस बंद कब होते हैं औरतों में, जिसको हम कहते हैं मीनोपॉज। तो जब तक आप मेंसेस आपके यहाँ चल रहे हैं, आप तभी तक कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो मीनोपॉज की नॉर्मल एज देखी गई है वो 46 देखी गई है। तो अगर 46-47 पे मेंसेस बंद हो रहे हैं तो आपको तो इससे पहले कंसीव करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इसी हिसाब से कहा कि फीमेल में 40 अबव अगर फॉर लेस देन 40 अगर एज है तो यू हैव गुड चांसेस ऑफ कंसेप्शन। और 35 के बाद हम कहते हैं कि आप जो है फिर एल्डरली एज में जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ठीक है। अच्छा, बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स को मैंने देखा कि जब वो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कंसीव कर लेते हैं, जब कंसीव करने पे आते हैं तो तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ऐसा देखा है मैंने कि कंसीव हो जाता है लेकिन 2-3 महीने बाद मिसकैरेज हो जाता है। तो क्या वजूहात हैं? इसका भी यही है, अंडरलाइंग फैक्टर एज अगर आपकी अच्छी है तो आपकी इम्प्लांटेशन अच्छी होगी, अगर एज ज़्यादा है तो आपके मिसकैरेजेस के रेट भी ज़्यादा होंगे। तो आप क्या समझती हैं मिसकैरेज का रेशो इस वक्त कितना देख रही हैं? मिसकैरेज देखें, अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ज़्यादा एज में अबव 30 में मिसकैरेजेस के रेशो ज़्यादा हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि एज की वजह से बच्चों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। जो बच्चा सही नहीं बन पा रहा तो कुदरत का निज़ाम है कि वो प्रेगनेंसी आगे तक नहीं चलती, वो फिर मिसकैरेज की शक्ल में हमारे सामने आ जाती है। तो जैसे जैसे 30 से अबव 30 ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा एज है तो और ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है तो और ज़्यादा है। जैसे अगर अबव 40 1 in 10 का रेशो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का, अबव 35 1 in 110 है और अबव 30 1 in 900 है, तो इस तरह के रेशोज हैं आपके। ठीक है, यानी रेशो जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन और आपकी एज पे डिपेंड करता है कि जिस तरह की आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से ही कंसीव लेवल भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंटरनली स्ट्रॉन्ग होने की, और मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि फीमेल के इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना कितना इंपॉर्टेंट है और मेल के अंदर भी इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर तमाम जो प्रोसीजर होता है उसको क्या मद्देनजर रखना चाहिए, यानी अपनी लाइफ को मॉडिफिकेशन किस तरीके से करना चाहिए? एक तो ये कि इसमें ये कि आपका वेट सही हो पेशेंट का, ठीक है। जो भी कंसीव करना चाह रही हैं उनका वेट अच्छा होना चाहिए, मतलब बॉडी मास इंडेक्स आपका देखा जाए तो कितना है, लेस देन 27 होना चाहिए इनका। अच्छा, ये एक और बात ये कि आपकी हेल्दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आयरन इंटेक, कैल्शियम इंटेक अच्छा होना चाहिए, लो फैट होना चाहिए आपकी डाइट में। इसके अलावा जो भी कंसीव करना चाह रहे हैं कपल, उनको बिफोर कंसेप्शन 3 months बिफोर आपको फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक पेशेंट के पीरियड्स मिस होते हैं और जब तक उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उस वक्त तक बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो फॉलिक एसिड का रोल बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर मैं प्रेगनेंसी लेवल की बात करूं तो प्रेगनेंसी के जो इश्यूज आते हैं, यानी स्टार्टिंग के अंदर अगर हम फीमेल को देखें मैरिड लाइफ के बाद जो है ज़ाहिर है उसकी फर्स्ट स्टेज होती है, तो उसके अंदर कैसे जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे कि शी वॉज अ प्रेगनेंट? मोस्टली जो प्रेग्नेंट औरतें आइडेंटिफाई करती हैं वो तो पीरियड मिस होने से ही करती हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के यूजुअल सिम्टम्स होते हैं जिसमें नोज़िया आती है, वॉमिटिंग होती है पेशेंट्स को, मॉर्निंग सिकनेस होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, और वीकनेस, ये सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। प्लस ये कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर वाइज अलग अलग होते हैं। शुरू के 3 महीनों में कुछ और होते हैं, बीच के 3 महीनों में और आखिरी के 3 महीनों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन आजकल के जो हम फीमेल्स का रेशो देख रहे हैं, यानी अगर मैं पिछले ज़माने की बात करूं, फीमेल्स को तो काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होती थी और वहाँ पर जो है वो सीज़र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि जो है ना कि सीज़र से जो है वो औलाद हो रही है, और वहाँ पर जो होता था कि नॉर्मल डिलीवरीज़ का ज़्यादा रुझान होता था। लेकिन आप देख रहे हो कि नॉर्मल डिलीवरीज़ का रुझान कम होता जा रहा है और सीज़र्स का रुझान जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही जो है मतलब फीमेल प्रेगनेंट होती है तो उसके टेस्ट्स के बाद ही उन्हें बता दिया जाता है कि भाई आपका सीज़र होगा। तो ये क्यों है? देखिए, ये थोड़ा जो है ऐसा है कि आप देख रही होंगी कि आजकल जो है मैटरनल मॉर्टेलिटी और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी के रेशियोज कितने बढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए, सिजेरियन सेक्शन का यही है कि अगर उसका कुछ रीज़न होता है तो हम एडवाइस करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन हो सकता है,
वरना जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है हम उनको नॉर्मल डिलीवरी की ही तरफ ले जाते हैं। सिजेरियन सेक्शन में हम क्या चीज़ें देखते हैं, दो चीज़ें, एक मैटरनल इश्यूज देखते हैं, एक फीटल इश्यूज देखते हैं, मतलब मदर के इश्यूज और बच्चे के इश्यूज। मैटरनल इश्यूज में हम क्या क्या देख सकते हैं, एक तो ये कि मदर जो है उसके अंदर अवल नाल का कोई मसला तो नहीं है, अवल नाल नीचे की तरफ तो नहीं है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल ही नहीं है, पेशेंट इतना ब्लीड करेंगी कि वो अल्टीमेटली मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। या फिर ऐसा कि कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है कि जो कि आपका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा, या लीकिंग बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब बच्चे का पानी यानी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस आती हैं जिसकी वजह से सिजेरियन इंडिकेटेड होता है। इसी तरह बच्चों की तरफ से हम ये देखते हैं कि बच्चे डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहे, मतलब उनकी जैसे हम बड़ों में ईसीजी देखते हैं इसी तरह आजकल बच्चों में सीटीजी का एक सीटीजी देखते हैं जिसमें ये कि बच्चों की वो ईसीजी होती है, हार्ट बीट का पैटर्न, उसको रीड करते हैं कि इज इट नॉर्मल और इज इट एबनॉर्मल। अगर वो एबनॉर्मल है तो हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि दिस इज नॉट नॉर्मल और हमें फिर अल्टीमेटली डिलीवरी करानी पड़ेगी। ठीक है, यानी रिस्क पे बेसिस होता है मोस्टली। ठीक है, और ये जो तमाम चीज़ें आप बता रही हैं, यानी नॉर्मली अगर हम 9 मंथ्स के पीरियड को अगर हम काउंट करें तो इसके अंदर देखते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज उठानी पड़ती हैं फीमेल्स को, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि हेल्दी वुमन के अंदर ये इतनी सारी डिफ़िकल्टीज नहीं होती, लेकिन जो इंटरनली वीक होती हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो उस 9 मंथ की साइकिल को कैसे रेगुलेट करना चाहिए, कैसे जो है प्रॉपर तरीके से चलाना चाहिए, अपने आप को कैसे बिजी रखना चाहिए? देखिए, प्रेग्नेंट औरतें तो मैं कहती हूँ कि सबसे वो तो पेशेंट ही नहीं होती, सबसे हेल्दी वही होती हैं क्योंकि वो कंसीव कर लेती हैं, डेट मीन्स यू आर हेल्दी। अच्छा, अब हर महीनों के अलग अलग इश्यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में पेशेंट्स को नोजिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और उससे पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है। तो इसके लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, एंटी एमेटिक्स अवेलेबल हैं जिसके लिए आप अपने नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये कि मैंने आपको बताया कि बिफोर कंसेप्शन 3 मंथ्स आप फोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें और उसको फर्स्ट 3 मंथ्स में कंटिन्यू करें। तो जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स में देखा गया उनको जो सबसे मुश्किल जो फेज लगता है वो एक फर्स्ट 3 मंथ्स लगता है और एक लास्ट 3 मंथ्स लगता है। बीच के जो 3 मंथ होते हैं उसमें वो अपने आप को सबसे ज़्यादा हेल्दी फील करती हैं। फर्स्ट 3 मंथ जैसे मैंने आपको बताया नोजिया वॉमिटिंग के इश्यूज होते हैं और लास्ट 3 मंथ्स यही होता है कि पेशेंट को वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया होता है कि बैक एक और इतना ज्यादा वेट, थकावट, टायर्डनेस, ये सारी इश्यूज, और बीच के 3 मंथ्स। ठीक है, अच्छा, हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे, जैसे बीच में भी हमने इनफर्टिलिटी की बात की, लेकिन इनफर्टिलिटी के अंदर हमने देखा कि जो इसके टेस्ट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ईसा लेबॉर्ट्री हमने देखा कि काफ़ी हद तक जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करी होती है तमाम चीज़ों के ऊपर। तो आप बताएं कि जो आप खुद भी ईसा लेबॉर्ट्री से मुंसलिक हैं, तो वहाँ पर जो है इस मुतालिक जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन सी नोयत के टेस्ट होते हैं, और टेक्नोलॉजी अब ईसा लैब के अंदर और कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है? ईसा लैब में जो है वो सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, सब करा सकते हैं, और प्रेगनेंसी के भी सारे, जैसे हम बेसलाइन एडवाइस करते हैं कि आपकी कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप, सारे जो प्रेगनेंसी रिलेटेड टेस्ट हैं वो सारे वहाँ पे डिस्काउंटेड पैकेजेस पे बहुत अच्छे डिस्काउंट पैकेजेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप यंग फीमेल्स का वर्कअप के लिए हार्मोनल एनालिसिस के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, अल्ट्रासाउंड, पेल्विस, ये भी बहुत अच्छे डिस्काउंटेड पैकेजेस पे अवेलेबल हैं। मतलब सारे टेस्ट आप करा सकते हैं। और अगर इनफर्टिलिटी की बात करें, जैसे कि इनफर्टाइल कपल है और उनके मेल और फीमेल दोनों के टेस्ट होने हैं, और टेक्नोलॉजी वाइज भी आपने कहा कि जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हमने देखा कि काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो क्राइटेरिया बढ़ चुका है टेस्ट का। तो उस हिसाब से ईसा लेबॉर्ट्री क्या पैकेजेस देता है? ईसा लेबॉर्ट्री के पास डिस्काउंटेड पैकेजेस अवेलेबल हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, दोनों के हैं। आप ठीक है, यानी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं अगर वो वहाँ जाएं तो उनको काफ़ी हद तक जो है डिस्काउंट मिल सकता है और काफ़ी अच्छे जो है वो टेस्ट, रिलायबल टेस्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से इनफर्टिलिटी की बात की, बेऔलादी की बात की, तो आपने जैसे कि कहा कि काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और काउंसलिंग देने के लिए भी मेल को आमादा होना पड़ता है कि आपने काउंसलिंग लेने आनी है, क्योंकि फीमेल तो आ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि आपने भी कहा कि प्रेशराइज होकर आ जाती है, लेकिन मेल जो है वो काफ़ी जो है रुकना डालता है, कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और जिस तरीके से एक अपनी कहते हैं ना कि उसकी ईगो पे बात आ जाती है, तो उसको उस लेवल से बाहर निकालने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए? हमारे पास तो देखिए फीमेल पेशेंट ही आती हैं, लेकिन हम पहले उनको काउंसिल करते हैं, उनको समझाते हैं कि देखें मेल में भी इश्यूज हो सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को काउंसिल करें, उनको समझाएं।
आप उनको ये ना बताएं कि हम ये टेस्ट कह रहे हैं, आप उनको एटलीस्ट एक बार हमारे पास लेके आएं, कम से कम आप इस पे उनको कन्विंस करें कि वो एक दफ़ा हमारे पास विजिट करें। जब वो हमारे पास विजिट करते हैं तो हम दोनों को देख के और फिर उनको समझाते हैं कि इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको भी अपने टेस्ट कराने चाहिए। ठीक है सर, लास्ट 1 मिनट ट्राई किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो देख रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि देखें, प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिज़ीज़। अगर आप प्रेगनेंसी में अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें और आप अपनी बैलेंस डाइट लें तो आप जो है एक बहुत अच्छी प्रेगनेंसी गुजार सकते हैं। ठीक है? और टाइमली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा जो वो फीमेल्स हैं जो कि अक्सर अपनी चीज़ें छुपाती हैं कि उनको कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है जो कि वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती, तो उनको भी चाहिए कि फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। कोई भी चीज़ उनको अनयूजुअल लग रही है तो फ़ौरन कंसल्ट करें ताकि उनका टाइमली जो है नतीजा निकल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, जितना भी आज टॉपिक डिस्कस किए गए हैं और जो छोटे छोटे मौज़ूआत आप तक पहुंचाए गए हैं, यानी ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फीमेल्स के अंदर भी पाई जाती हैं और मेल्स के अंदर भी पाई जाती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है। तो वही वाली बात है कि आप लोग जो है वो नाउमीदी ना माने और इस तरफ ना जाएँ कि एक डिप्रेशन और स्ट्रेस का लेवल जो है मेनटेन कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर और कहते हैं कि अब तो बस कुछ नहीं हो सकता और ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये तमाम चीज़ों के फेजेस से बाहर आ जाएं। इससे डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है। बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर अब टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर अब ट्रीटमेंट आ चुकी हैं जिससे तमाम चीज़ें जो है वो अब पॉसिबल हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।